नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 26 लेसन पढ़ रहे थे कल, शोधक पदार्थ। बच्चों, कल हमने शोधक पदार्थ क्या है, शोधक पदार्थ की क्या विशेषताएं हैं और साबुन के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा और साबुन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में भी हमने पढ़ा। साबुन के गुणों के बारे में भी पढ़ा। हमने कठोर और मृदु साबुन में अंतर भी देखा। और आज बच्चों हम देखेंगे कि अपमार्जक क्या होते हैं, डिटर्जेंट क्या होते हैं, अपमार्जक का संगठन क्या होता है, अपमार्जक के गुण क्या होते हैं और साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, इसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ तो बच्चों, अपमार्जक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अपमार्जक देखो बच्चों, सबसे पहले अपमार्जक का निर्माण कब किया गया? 1907 के अंदर सबसे पहले अपमार्जक बनाया गया। अपमार्जक किसे कहते हैं? डिटर्जेंट को कहते हैं। विभिन्न प्रकार के डिटर्जेंट जो हम यूज़ करते हैं घर के अंदर, जैसे सर्फ है, सर्फ एक्सल है ना। तो विभिन्न प्रकार के जो सर्फ है हमारे, है ना, वो क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में डिटर्जेंट भी कहते हैं। समझ में आया? तो सबसे पहले जो अपमार्जक होता है, इसका निर्माण सबसे पहले कब किया गया था? 1907 में किया गया। पहला प्रश्न यही बन रहा है आपके इस बार। देखो बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा मल्टीपल चॉइस आ सकते हैं, छोटे छोटे वन वर्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना, और 1 लाइन के, 2 लाइन के, इसी तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो आप बीच बीच में से छोटे छोटे क्वेश्चन सारे तैयार करेंगे, है ना। तो प्रश्न बन रहा है कि अपमार्जक का सबसे पहले निर्माण कब हुआ? 1907 के अंदर सबसे पहले डिटर्जेंट बना। ठीक है। अब अपमार्जक किसके द्वारा बनाया जाता है? अपमार्जक कैसे बनता है? अपमार्जक कैसे तैयार किया जाता है? तो अपमार्जक को कच्चे पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है, इनके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। कच्चा जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल से फिर जो हमको हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त होते हैं। देखो, पेट्रोल जो होता है जब निकलता है, हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था कि पेट्रोल जब निकलता है कुओं से, तो कच्चा पेट्रोल होता है। उस पेट्रोल को हम वाहनों में डायरेक्ट जो है यूज़ नहीं कर सकते। उस पेट्रोल को पहले हम शुद्धिकरण करते हैं, है ना। तो हमने जो है प्रभाजी आसवन विधि पढ़ी थी। प्रभाजी आसवन विधि की सहायता से हम उसका शुद्धिकरण करते हैं और विभिन्न प्रकार के पदार्थ उसमें मिले होते हैं। बहुत सारे उपयोगी पदार्थ उससे हमको प्राप्त होते हैं, जैसे मोम है, पैराफिन है, केरोसिन है, हाइड्रोकार्बन्स है ना, कोलतार है, कई प्रकार के पदार्थ, ग्रीस है, हमें बहुत सारे पदार्थ, डीजल है, कई प्रकार के पदार्थ उससे प्राप्त होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स भी प्राप्त होते हैं। तो वही पेट्रोल से प्राप्त होने वाला जो हाइड्रोकार्बन्स है, उन्हीं के द्वारा जो है ये अपमार्जक या डिटर्जेंट जो है वो तैयार किए जाते हैं। समझ में आया? अब देखो, ये जो अपमार्जक होते हैं, ये जो डिटर्जेंट होते हैं, ये संश्लिष्ट कार्बनिक यौगिक है ना, यानी कि संश्लिष्ट यानी मानव के द्वारा बनाए गए कार्बनिक यौगिक हैं, जो कि कुछ विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थों को मिलाकर विशेष विधि से बनाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये मैनमेड होते हैं और इनको मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों को मिला करके तैयार किया जाता है। इनमें जो है आर्द्रता का गुण होता है, इनमें नमी पाई जाती है, और इनमें परिक्षेपण का गुण होता है यानी अवशोषण का गुण होता है, इनमें पाइसीकरण का गुण होता है यानी कि पिघलने का भी गुण होता है, विघटित होने का गुण भी इनमें पाया जाता है, अपघटित होने का भी गुण पाया जाता है। जब भी तो हम सर्फ को पानी में घोलते हैं तो पूरा मेल्ट हो जाता है, हमें दिखता भी नहीं है, झाग में परिवर्तित हो जाता है, दिखता भी नहीं है। पानी में से हम सर्फ को देख सकते हैं क्या? सिर्फ हम झाग और बुलबुलों के रूप में देख सकते हैं, लेकिन हमें जो है वो अलग से दानों के रूप में उसमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो मेल्ट हो जाता है, उसमें पाइसीकरण का गुण पाया जाता है। ठीक है। तो प्रश्न बनता है कि अपमार्जक जो है का निर्माण कब हुआ? अपमार्जक का निर्माण किससे होता है? तो कच्चे पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन से इसका निर्माण किया जाता है। ये मानव के द्वारा निर्मित है। इसको विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों से मिलाकर तैयार किया जाता है। और अपमार्जक में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? एक तो इसमें आर्द्रता होती है, एक इसमें परिक्षेपण होता है, अवशोषण का गुण होता है, और दूसरा ये पाइसीकरण का गुण इसमें पाया जाता है, अपघटित होने का गुण पाया जाता है। क्लियर हो गया? 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखो, डिटर्जेंट की गुणवत्ता के आधार पर इनको 3 श्रेणी में बांटा गया है, यानी कि अपमार्जक जो होते हैं वो 3 प्रकार के बताए यहाँ पर। देखो, प्रथम श्रेणी के जो डिटर्जेंट होते हैं, ये इनमें शोधक क्षमता और स्वच्छ गुण उत्तम होते हैं, परंतु ये महंगे होते हैं, है ना। जैसे कि हमने देखा है सर्फ एक्सल जो होता है वो महंगा होता है, तो ये अच्छी शोधक क्षमता रखते हैं। इनको थोड़ा सा पाउडर भी यदि हम मिला करके कपड़े धोएंगे, चिकने से चिकने और गंदे से गंदे कपड़े भी इसमें बिल्कुल साफ हो जाते हैं, एकदम ब्लीच की तरह ये कार्य करता है ना।
तो हम कह सकते हैं प्रथम श्रेणी के अंदर वे डिटर्जेंट आते हैं, वे अपमार्जक आते हैं जो कि अच्छे शोधक होते हैं, जिनमें अच्छे शोधन की क्षमता होती है, ठीक है, लेकिन ये महंगे होते हैं। दूसरी श्रेणी के अपमार्जक जो होते हैं वो होते हैं जिनमें मिलावट तो नहीं होती, लेकिन इनकी शोधक क्षमता ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि फर्स्ट श्रेणी के डिटर्जेंट की होती है, ठीक है। और ये प्रथम श्रेणी वाले अपमार्जकों से थोड़े सस्ते होते हैं, जैसे व्हील है ना, सर्फ है ना। तो ये जो होते हैं हमारे, ये सर्फ एक्सेल से थोड़े सस्ते भी होते हैं, लेकिन इनकी शोधन क्षमता सर्फ एक्सेल की जैसी तो नहीं होती है ना। तो हम कह सकते हैं ये द्वितीय श्रेणी के अपमार्जक होते हैं। और तृतीय श्रेणी के अपमार्जक में कुछ रासायनिक पदार्थ अलग से मिला दिए जाते हैं और जिससे उनकी शोधक क्षमता तो बढ़ जाती है, लेकिन ये गहरे रंग के रंगीन और सस्ते अपमार्जक होते हैं। कैसे होते हैं दिखने में गहरे रंग के होते हैं, डार्क होते हैं, छोटे छोटे पाउचों में मिलते हैं, आपको मालूम हो तो छोटे छोटे पाउच मिलते हैं हमारे सर्फ के और इसके सर्फ एक्सेल के। और इसमें जो है विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ मिला दिए जाते हैं, इनको कलरफुल बना दिया जाता है और फिर इनकी शोधन क्षमता तो अच्छी रहती है, लेकिन ये गहरे रंग के और रंगीन और सस्ते होते हैं। समझ में आ गया? ये कहलाते हैं तृतीय श्रेणी के अपमार्जक या डिटर्जेंट, ठीक है। तो 3 प्रकार के डिटर्जेंट हो गए। तो ये हमारे 3 प्रकार के डिटर्जेंट हैं, प्रथम श्रेणी के डिटर्जेंट, ये द्वितीय श्रेणी के डिटर्जेंट और ये तृतीय श्रेणी के डिटर्जेंट। अब देखिए बच्चों, डिटर्जेंट जो होते हैं, ये अपमार्जक जो होते हैं, इनका संगठन क्या है? देखो, इन अपमार्जकों के 6 संगठक हैं, है ना। एक तो सबसे पहला ये क्रियाशील उपादान, दूसरा निर्माणक तत्व, तीसरा निक्षेपण प्रतिकारक तत्व, चौथा सोडियम सिलिकेट, पांचवा उज्ज्वलाकारी और प्रकाशीय विरंजक, छठा जंग विरोधी तत्व इसमें मिलाए जाते हैं, सातवां इसमें सुगंध मिलाई जाती है। अब देखो, संगठन का मतलब होता है कि ये किन किन पदार्थों से मिलकर बना है ना। तो 6 प्रकार के पदार्थों से मिलकर इनको बनाया गया है, 7 प्रकार के पदार्थों से, है ना। सबसे पहले क्रियाशील उपादान। देखो, अपमार्जक में कुछ तत्वों की उपस्थिति झाग उत्पन्न करने के लिए और कुछ की गंदगी को दूर करने के लिए रहती है। साधारणतया हल्की घरेलू धुलाई को सफलतापूर्वक करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं, परंतु भारी धुलाई के लिए ये पर्याप्त नहीं होते हैं। अब देखिए बच्चों, तो ये थे क्रियाशील उपादान। क्रियाशील उपादान यानी कि अपमार्जक में कुछ तत्व जो होते हैं उसमें झाग उत्पन्न करने के लिए मिलाए जाते हैं, प्लस उसमें से गंदगी को भी दूर करने के लिए मिलाए जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए, उसके अंदर कुछ निर्माणक तत्व भी मिलाए जाते हैं, जैसे कि उपमार्जक में अतिरिक्त शोधन क्षमता बढ़ाने के लिए, उनकी शोधन क्षमता अतिरिक्त करने के लिए उसमें कुछ निर्माणक तत्व भी मिलाए जाते हैं। ये निर्माणक तत्व जो होते हैं कार्बनिक भी हो सकते हैं, अकार्बनिक भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जो अकार्बनिक वर्ग के निर्माणक तत्व होते हैं उसमें विशेष प्रकार के फॉस्फेट्स होते हैं, ये डाले जाते हैं जो झाग उत्पन्न नहीं करते, है ना, और ये केवल शोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। समझ में आया? तो डिटर्जेंट जब बनाया जाता है तो एक तो उसके अंदर क्रियाशील उपादान रहता है, कुछ पदार्थ झाग उत्पन्न करने के लिए, गंदगी को दूर करने के लिए मिलाते हैं, और कुछ निर्माणक तत्व होते हैं जो कार्बनिक अकार्बनिक दोनों प्रकार के होते हैं। और इसके अंदर अकार्बनिक वर्ग के जो निर्माणक तत्व है उसमें फॉस्फेट विशेष रहता है जो कि झाग उत्पन्न नहीं करता और इसकी शोधन क्षमता अच्छी होती है। और कार्बनिक बिल्डर जो होते हैं ये क्रियाशील उपादान को फैन को स्थिरता प्रदान करते हैं, यानी कि जो क्रियाशील उपादान झाग बनाने के लिए जो कार्य करता है उसके फैन को, उसके झागों को ये स्थिरता देने का कार्य करता है। यानी कि हम क्रियाशील उपादान और निर्माणक तत्व दोनों प्रकार के पदार्थों को इसके अंदर मिलाया जाता है जब इसका निर्माण किया जाता है। अब देखो बच्चों, तीसरे प्रकार के जो पदार्थ हैं ये है निक्षेपण प्रतिकारक तत्व। निक्षेपण प्रतिकारक तत्वों को भी जो है अपमार्जक को बनाते समय उसमें मिलाया जाता है। अब ये निक्षेपण प्रतिकारक तत्व क्या करते हैं, देखो कि जब इनसे जब कपड़ों को धोया जाता है तो जो गंदगी के कण होते हैं वो वस्त्र या वस्तु से पृथक हो जाते हैं। अब वो वस्त्रों से वापस ना चिपक जाए और वो जल के अंदर घुले रहे, इसलिए इन निक्षेपण प्रतिकारक तत्वों को उसमें मिलाया जाता है अपमार्जक को बनाते समय। समझ में आया भाई? जब हम अपमार्जक बनाते हैं, डिटर्जेंट बनाते हैं, तो कुछ निक्षेपण प्रतिकारक तत्व उसमें डालते हैं। वो क्या करते हैं, ये तत्व क्या करते हैं कि जब कपड़ों से गंदगी निकल जाती है ना तो उस गंदगी के अंदर ही वो निकल जाते हैं और पानी के अंदर घुल जाते हैं और वापस से कपड़ों पर नहीं चिपकते। समझ में आया?
आया समझ में, और पानी के साथ बह जाते हैं। तो इसीलिए इसके अंदर निक्षेपण प्रतिकारक तत्व भी सर्फ बनाते समय या अपमार्जक बनाते समय या डिटर्जेंट बनाते समय मिलाए जाते हैं। फिर आता है हमारा, अब देखिए बच्चों, जब हम अपमार्जक बनाते हैं या जब हम डिटर्जेंट बनाते हैं तो उस समय हम उसके अंदर सोडियम सिलिकेट भी डालते हैं। अब सोडियम सिलिकेट क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं क्योंकि जब इस सर्फ से हम कपड़े धोएंगे तो या तो बाल्टी में ही धोते हैं हम, या तो प्लास्टिक की बाल्टी होगी या धातु की बाल्टी होगी। तो धातु और प्लास्टिक की बाल्टी जो होती है वो इन डिटर्जेंट से खराब ना हो, है ना, या जहाँ भी हम कपड़े धो रहे हैं वो टाइल्स वगैरह खराब ना हो, तो इनको खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि सोडियम सिलिकेट डिटर्जेंट बनाते समय उसमें डाल देते हैं। आ गया समझ में? ये सोडियम सिलिकेट जो होता है ये क्या करता है कि उन धातु के बर्तनों को जिनमें हम सर्फ में भिगो रहे कपड़े, या प्लास्टिक की बाल्टी में, या फिर कहीं वॉश बेसिन में, कहीं भी हम जहाँ भी धो रहे हैं बाथरूम में, तो उसको गंदा होने से ये बचाते हैं। समझ में आ गया? तो इसीलिए डिटर्जेंट बनाते समय पात्रों की सुरक्षा के लिए सोडियम सिलिकेट मिलाया जाता है। और इसके साथ साथ जब इसको बनाते हैं तो इसके जो पुर्जे होते हैं वो भी एल्यूमिनियम के बने होते हैं, तो वो भी खराब हो जाएंगे पुर्जे, तो इसीलिए भी इसमें सोडियम सिलिकेट मिलाया जाता है। इसके जो सांचे होते हैं ना जहाँ पर इसको बनाया जाता है तो वो भी एल्यूमिनियम के बने होते हैं, तो एल्यूमिनियम के संपर्क में आएगा ये डिटर्जेंट तो उसको खराब करेगा, काला कर देगा, तो इसीलिए इसके अंदर सोडियम सिलिकेट मिलाया जाता है। अब देखिए बच्चों, उज्ज्वलकारी या फिर प्रकाशी विरंजक, यानी कि विरंजक मतलब ब्लीच, है ना, उजला जो ब्लीच होते हैं जैसे टीनापॉल है या फिर ब्लीचिंग पाउडर है, ये भी मिलाया जाता है। तो धोने के बाद वस्त्रों में उज्ज्वलता लाने के लिए अपमार्जक में व्यवस्था रहती है, और अपमार्जक के प्रयोग के बाद अलग से किसी अन्य विरंजक का प्रयोग करने की आवश्यकता फिर नहीं होती। कहने का मतलब, अभी हम कॉमन सर्फ से यदि कपड़े धोते हैं तो उसके अंदर हमारा कपड़ा, वाइट कपड़ा डेली जब हम पहनते रहते हैं तो थोड़ा पीला पीला पड़ जाता है, तो उसके अंदर हमें अलग से नील या टीनापॉल लगानी पड़ती है या चरक लगानी पड़ती है उसको सफ़ेदी और चमक देने के लिए। लेकिन वर्तमान समय में जो भी आपके डिटर्जेंट आ रहे हैं, सर्फ एक्सेल वगैरह, इनके अंदर ऑलरेडी अंदर से ही इसके अंदर ब्लीच वगैरह मिला होता है, उजला ब्लीच होता है ना, प्रकाशीय विरंजक इसमें मिले होते हैं, जिससे कि हमको अलग से वापस टीनापॉल, नील आदि करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ में आया? तो ये भी पदार्थ जो है बनाते समय इनके अंदर मिला दिए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, जब हम अपमार्जक बनाते हैं या डिटर्जेंट बनाते हैं तो इसके अंदर कुछ जंग विरोधी तत्व भी मिलाए जाते हैं, क्योंकि धातु की और हाथों की त्वचा की सुरक्षा के लिए अपमार्जक में जो है जंग विरोधी तत्व मिलाने जरूरी होते हैं, है ना। एक तो हम नहीं मिलाएंगे तो जंग लग जाएगा हमारी बाल्टियों वगैरह में, हम कपड़े भिगो के रखेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं सबके घरों में प्लास्टिक की बाल्टियाँ हो, किसी के घर में लोहे की भी बाल्टियाँ होती है ना, तो जब इसको भिगो के रखेंगे तो जंग लग जाएगा। तो इसीलिए जंग ना लगे बर्तनों में, पात्रों में, हाथ हमारे खराब ना हो, तो हाथों को बचाने के लिए, हाथों की सुरक्षा के लिए और धातु के पात्रों की सुरक्षा के लिए जंग विरोधी तत्व इसके अंदर मिलाए जाते हैं जब अपमार्जक बनाते हैं, है ना। तो इससे हमारी हाथ भी सुरक्षित रहेंगे और हमारे पात्र भी सुरक्षित रहेंगे। अब देखिए बच्चों, सुगंध, जब हम अपमार्जक बनाते हैं तो उसमें कई बार जो है उसको खुशबूदार बनाने के लिए, उसको कस्टमर को आकर्षित करने के लिए उसमें सुगंधित पदार्थ तत्व मिलाए जाते हैं, उसमें कलर भी मिला दिए जाते हैं, है ना, और खुशबू मिलाई जाती है और उसको सुगंधित बनाया जाता है, जिससे कि उसको यूज़ करते समय भी अच्छा फीलिंग आए और बोर भी ना होए हम कपड़े धोते हुए, और कपड़ों में जो मैल और गंदगी है उसकी स्मेल भी हमको ना आए, है ना, और डिटर्जेंट दिखने में भी अच्छा लगे, है ना। इसीलिए इसके अंदर जब भी डिटर्जेंट बनाया जाता है, अपमार्जक बनाया जाता है, तो उसमें सुगंध भी मिलाई जाती है और कभी कभी कलर भी उसमें मिलाए जाते हैं, हल्के लाइट कलर दिए जाते हैं इसके अंदर। अब देखिए बच्चों, डिटर्जेंट की प्रक्रिया। डिटर्जेंट किस प्रकार से कार्य करता है? अपमार्जक को हम ठंडे या गर्म या कठोर और मृदु सभी प्रकार के जल में घोला जा सकता है। ये जो अपमार्जक हम बनाते हैं, जो सर्फ बनाते हैं, ये विभिन्न प्रकार के सर्फ जो होते हैं, इनको हम गर्म पानी में, ठंडे पानी में, कठोर पानी में, मृदु पानी में, सभी पानी में इसको घोल सकते हैं। और अत्यधिक आर्द्रक क्षमता होने के कारण ये जल में शीघ्र ही घुल जाते हैं, है ना। और ये जल की सतही दबाव अथवा वस्त्र की प्रतिरोधकता को कम कर देते हैं, और जिससे ये जल के साथ मिलकर के वस्त्रों के रेशों के भीतर तक पहुंच जाते हैं और
पूर्णतया वस्त्र की गंदगी को साफ करके और वस्त्रों को साफ बनाते हैं। यानी कि ये डिटर्जेंट जो होते हैं किस प्रकार से कार्य करते हैं, जब हम इनको पानी में खोलते हैं तो हमें प्रॉपर तरीके से खोल के और फिर उसके अंदर वस्त्रों को भिगोना चाहिए। तो ये वस्त्रों के रेशों तक अंदर तक चले जाते हैं, क्योंकि वस्त्रों के अंदर जो है पोर्स पाए जाते हैं, है ना, स्पेस होता है उनके रेशों के बीच में, है ना। इंटरनल स्पेस होने के कारण ये वस्त्रों के रेशों के अंदर तक चले जाते हैं और रेशों के अंदर जो गंदगी होती है उसको एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देते हैं, है ना, और वस्त्रों को साफ सुथरा बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे डिटर्जेंट का संगठन होता है। अब देखिए बच्चों, उत्तम प्रकार के जो डिटर्जेंट होते हैं, अच्छी क्वालिटी के जो अपमार्जक है डिटर्जेंट है, उनमें क्या गुण होने चाहिए। देखो, एक तो अच्छी गुणवत्ता वाले जो डिटर्जेंट होते हैं वो क्षार से रहित होते हैं। ये ठंडे, गर्म, कठोर, मृदु सभी प्रकार के जल में क्रियाशील रहते हैं, सब में अच्छे से घुल जाते हैं, जल्दी घुल जाते हैं। इनकी आर्द्रक क्षमता अधिक होती है और मशीन के पुर्जे और हाथों की सुरक्षा करते हैं। ये वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचाते और ये जल की सतही तनाव को और वस्त्रों की प्रतिरोधक क्षमता को कम करके धुलाई शीघ्रता से करते हैं, जल्दी से वस्त्रों को साफ करने का कार्य करते हैं। और वसा का उत्तम पाइसीकरण इसमें पाया जाता है ना। यानी कि यदि चिकनाई युक्त कपड़ों में चिकनाई है तो उसका पाइसीकरण कर देते हैं, उसको जल्दी से घोल करके कपड़ों से निकाल देते हैं और कपड़े को स्वच्छ कर देते हैं। और सफ़ेद और रंगीन कपड़ों की सफाई ये बहुत ही प्रभावशाली ढंग से करते हैं डिटर्जेंट, और इसमें श्रम भी कम लगता है, समय भी कम लगता है, धन की भी बचत होती है। और अपमार्जक से वस्त्रों की गंदगी दोबारा नहीं सटती, वापस से, अभी हमने देखा था ना, निक्षेपण प्रतिकारक तत्व इसमें मिलाते हैं जिससे कि वापस जो मैल होता है वो कपड़ों के नहीं चिपक पाता, है ना, तो दोबारा वापस नहीं चिपकती है। और ये कण जो होते हैं जल में विलंबित हो जाते हैं, यानी जल में घुल करके बह जाते हैं। तो ये सभी उत्तम डिटर्जेंट के गुण हैं। एक अच्छी क्वालिटी के डिटर्जेंट के गुण बताइए, प्रश्न बनता है इसके ऊपर, तो हम आंसर लिख सकते हैं। तो इसमें से आपको याद करना है। अब देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न भी बनता है और हमें भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है। देखो, साबुन का निर्माण तो प्राकृतिक वसा और क्षार से किया जाता है, जबकि डिटर्जेंट जो होते हैं, अभी हमने देखा था कि इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के रसायनों से और कच्चे पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन से इनको बनाया जाता है ना। फिर है कि साबुन जो होते हैं ये कम प्रभावशाली होते हैं, जबकि डिटर्जेंट जो होते हैं वो साबुन से कई गुना ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, है ना। और साबुन जो होते हैं ये कठोर जल में कम क्रियाशील होते हैं, मृदु जल में ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, जबकि डिटर्जेंट जो होते हैं कठोर और मृदु सभी प्रकार के जल में समान रूप से क्रियाशील होते हैं। अब साबुन के प्रयोग से श्रम और शक्ति दोनों का अपव्यय होता है, जबकि सर्फ से कपड़े धोने पर श्रम, समय, शक्ति सब बच जाती है ना। अब देखो, साबुन में विरंजक पदार्थों का समावेश नहीं हो पाता, ब्लीच, साबुन के अंदर ब्लीच नहीं होते। देखिए बच्चों, साबुन में विरंजक पदार्थ नहीं पाए जाते। अभी हमने पढ़ा है कि डिटर्जेंट के अंदर विरंजक पदार्थ यानी कि ब्लीच वगैरह पाए जाते हैं उसके अंदर ही, तो अलग से हमको टीनापॉल वगैरह ब्लीचिंग करने की कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, नील लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जो है उसमें डिटर्जेंट में ये सभी चीज़ें मिली होती है आजकल, है ना, जबकि साबुन में विरंजक पदार्थ नहीं होते हैं। और सफ़ेद वस्त्रों को चमकाने के लिए हमें अन्य साधनों का उपयोग करना पड़ता है, नील का, टीनापॉल का, है ना, और इसका स्टार्च का, है ना, उनमें चमक लाने के लिए, जबकि डिटर्जेंट के अंदर ये सारी चीज़ें पहले से ही उपलब्ध होती है, इसके लिए हमें अलग से किसी अन्य साधनों का उपयोग नहीं करना पड़ता, है ना। अब देखो, जो साबुन होते हैं ये सूक्ष्म जीव साबुन से पूर्णतया नष्ट नहीं होते, जबकि डिटर्जेंट से जो है सूक्ष्म जीव पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। और साबुन जो होता है, वस्त्रों की सतह पर साबुन रगड़ने से बार बार होने वाले घर्षण के कारण वस्त्र और रेशों को नुकसान भी पहुंचता है, जबकि डिटर्जेंट से वस्त्रों को धोना बहुत ही सरल है और इससे वस्त्रों के रेशों को नुकसान नहीं पहुंचता। साबुन जो होता है इसमें दाग आसानी से नहीं छूटते, जबकि डिटर्जेंट और अपमार्जक जो होते हैं इनमें दाग आसानी से शीघ्रता से छूट जाते हैं। साबुन जो होता है ये हाथों को नुकसान पहुंचाता है, जबकि डिटर्जेंट जो होते हैं वो हाथों को नुकसान नहीं पहुंचाते। और साबुन जो होता है वस्त्रों का रंग निकलने का भय ज़्यादा रहता है इसमें, जबकि डिटर्जेंट में धोने पर वस्त्रों का रंग निकलता भी है और कम भी निकलता है ना। तो ये थे हमारे साबुन और डिटर्जेंट के अंदर अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साबुन और डिटर्जेंट में अंतर बताइए। अब देखिए बच्चों, अपमार्जक से वस्त्रों को धोना आसान होता है क्योंकि वस्त्रों को खंगालना सरल होता है। डिटर्जेंट से जब हम कपड़े धोते हैं तो इससे हमको वस्त्रों को आसानी से धो सकते हैं,
इसको आसानी से हम खंगाल सकते हैं, रिंजिंग कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग और इसके अपव्यय को भी बचाता है और सूक्ष्म जीवों को पूर्णतया नष्ट कर देता है ये, है ना। कौन? डिटर्जेंट, है ना, डिटर्जेंट के ही गुण बता रहे हैं ये। और उपरोक्त सभी गुणों के आधार पर अपमार्जकों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए प्रयोग में इनके प्रयोग से उत्तम धुलाई होती है, समय बचता है, श्रम बचता है, धन की बचत होती है और ये प्रदूषण को भी बढ़ावा देता है। लेकिन ये अपमार्जक जो होते हैं प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं, जल प्रदूषण बढ़ता है इससे, है ना, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों को पूर्णतया नष्ट कर देते हैं और ये जैविक निष्पादित नहीं होते, इसीलिए इनका अत्यधिक प्रयोग प्रदूषण को बढ़ाता है। और उपरोक्त जानकारियां प्राप्त करने के बाद एक जागरूक उपभोक्ता को वस्त्र के अनुरूप अपमार्जक और साबुन खरीदने चाहिए और सारी जानकारियां प्राप्त करने के बाद ही हमको साबुन और अपमार्जक खरीदने चाहिए। बाजार में कुछ भी शोधक पदार्थ ज़्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं, कुछ पदार्थ, और जो कुछ वस्त्रों को, रेशों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो हमें अपने वस्त्रों, रेशों की प्रकृति के अनुसार ही किस प्रकार के डिटर्जेंट हमारे वस्त्रों के लिए ठीक होंगे, ये हमें ध्यान देकर फिर हमें वस्त्रों के लिए डिटर्जेंट और साबुन खरीदना चाहिए। और कुछ सस्ते होते हैं, कुछ महंगे भी होते हैं और बाहरी विज्ञापनों के प्रभाव में आए बिना हमें शोधक पदार्थों का चयन करना चाहिए। विज्ञापनों को देखकर हमें कोई चीज़ नहीं खरीदनी है और उसकी डिटेल हमें देखनी है, उसके रैपर पर हमको पढ़ना है कि वो उसमें कितने कितने मात्रा में कौन कौन से पदार्थ मिलाकर उनको बनाया गया है ना, वो हमारे लिए लाभदायक है या फिर नहीं, हमें किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें जो है इसका उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, ये थे हमारे साबुन शोधक पदार्थ, जिसके अंदर आज हमने अपमार्जक के बारे में पढ़ा, अपमार्जक के संगठन के बारे में पढ़ा, अपमार्जक के गुणों के बारे में पढ़ा और साबुन और अपमार्जक के बीच में अंतर भी देखा, है ना। तो बच्चों, आज हमारा लेसन यही कंप्लीट हो रहा है। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। और इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगी और सभी लेसन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजूंगी मैं आपको, गूगल क्लासरूम में डाल दूंगी। तो आप इन्हें देखते रहना और पढ़ते रहना, लर्न करते रहना, साथ के साथ भी आप पढ़ते जाइए। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण।